हर मंथ के एंड में हर किसी को एक इंतज़ार होता है कि मेरी सैलरी का मैसेज कब आएगा। और उस मैसेज का वेट करते करते कई लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि अरे तेरा मैसेज आएगा क्या, तेरा मैसेज आएगा, मेरे को मेल भी नहीं आया, मैसेज भी नहीं आया, मेरी सैलरी क्यों नहीं आई। या मैसेज आते ही एक खुशी होती है कि अरे सैलरी आ गई, पर मैसेज देखने के बाद लगता है अरे ये तो कम आ गई, ये ज़्यादा आ गई, कहीं कुछ गलती तो नहीं है। तो हम 10 चीज़ों में उलझने लगते हैं और आपस में अपने कलीग के साथ बात करने लगते हैं, जो कि कलीग के साथ बात करना एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। हमें अपने एचआर डिपार्टमेंट में बात करनी चाहिए, जो पेरोल से रिलेटेड बंदे हैं उनसे बात करनी चाहिए, ताकि जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है सैलरी स्लिप को लेकर के किसी और के साथ डिस्क्लोज ना हो, वो कहीं जाके और दूसरी जगह डिस्क्लोज ना कर दे, वो चीज़ें मेंटेन हो। साथ ही साथ जो हमारी क्वेरीज हैं कि मेरी कम सैलरी तो नहीं आई, ज़्यादा सैलरी तो नहीं आई, या कम ज़्यादा को लेकर के कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं और वो ईज़िली क्लियर भी कर देते हैं। हो सकता है कि जब जिस दिन पे डे होता है उस दिन काफ़ी बल्क में ट्रांज़ैक्शंस होते हैं और उस समय बैंक के साइड से भी लेट हो जाते हैं और उसके साथ-साथ एचआर वाले भी बिज़ी होते हैं कि भाई अब बल्क में क्वेरीज़ आ रही है, फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, रात तक फ़ोन मैसेज आते हैं, तो उनको रिप्लाई करना थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन हमें वेट करना चाहिए हमारी सैलरी स्लिप अपलोड होने का। अब साथ ही साथ जब सैलरी स्लिप अपलोड होती है तो हमें वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, अपनी सैलरी स्लिप को किस तरीके से चेक करना चाहिए, ताकि अगर मैं कुछ मिस्टेक्स कर रहा हूँ, कोई चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो वो चीज़ें ईज़िली मेरे को अंडरस्टैंडेबल, और उसके साथ-साथ मेरे को अगर कोई क्वेरी भी हो तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड क्वेरी कर सकता हूँ, ना कि मेरी सैलरी कम आई मेरे को बता दीजिए। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोगों को ज़्यादातर ओवरटाइम या फिर डिडक्शंस को लेके क्वेरी होती है। कुछ-कुछ जगह पे टैक्स की क्वेरी होती है, कुछ-कुछ जगह पे ईपीएफ नहीं कटे, पीटी, एनपीएस या कुछ जो भी अदर डिडक्शंस है, कुछ एडवांस लोन गलत कर दिया, इन सब को लेके क्वेरी हो सकती है। तो आज हम आपको एक बहुत बेसिक टेक्निक बताएँगे, जिसमें आप अपनी सैलरी स्लिप को एक नज़र में देख कर के समझ सकते हो कि मेरी सैलरी स्लिप में कहाँ गड़बड़ हुई है, कहाँ मेरा अमाउंट डिडक्ट हुआ है और मेरे को किस चीज़ के रिलेटेड बात करनी है। मेरी कोई डिटेल मिस गलत है, तो मेरे को आगे कम्युनिकेट करके अपने एचआर में उसके करेक्शन कराने हैं। साथ ही साथ मेरी क्वेरी में, मेरी सैलरी में अगर कोई दिक्कत आ गई है कि भई मेरी कम ज़्यादा आई है, तो वो मेरे को मैटर एक्सेलेरेट करके उनसे बात करके उस तो मेरे पास बेसिकली एक फॉर्मेट सैंपल 1 है, जिसमें एक एग्ज़ाम्पल बेसिस पे कुछ रैंडम नेम डले हुए हैं, डिजिट डले हुए हैं और उनके डिटेल्स डले हुए हैं, ठीक है। ये सैंपल बेसिस पे है, इसलिए मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सबसे पहला है हमारी कंपनी का नाम, उनका लोगो, एड्रेस और पे स्लिप मंथ। कई बार क्या होता है कि गलती से किसी अदर मंथ की सैलरी स्लिप आपके करंट मंथ वाले सैलरी स्लिप में अपलोड हो जाती है या प्रिंट आउट लेने में मिस्टेक हो जाती है। तो आपको सबसे पहला क्रॉस चेक करना है सैलरी स्लिप का मंथ, ठीक है। सैलरी स्लिप का मंथ बहुत ज़रूरी है और हमेशा अपनी सैलरी को कंपेयर करते समय लास्ट मंथ की सैलरी से ज़रूर चेक करें, ठीक है। लास्ट जैसे मैं जुलाई का अगर देख रहा हूँ तो मेरे को जून की सैलरी स्लिप भी साथ में होनी चाहिए, तो उससे मेरे को आइडिया लगेगा कि मेरा कितना रुपये कम आया है, कितने रुपये ज़्यादा है, ठीक है। साथ ही साथ अपनी अपनी पर्सनल डिटेल कि मेरा एम्प्लॉय कोड सही डला हुआ है, नाम सही है, डिपार्टमेंट से ब्रांच सही है, डिपार्टमेंट सही है, मेरी ग्रेड अनस्किल्ड, स्किल्ड, हाई स्किल्ड या टाइप ऑफ एम्प्लॉय ये लिखते हैं, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लिखते हैं। उसके बाद डेजिग्नेशन मेरा सही है, पीएफ नंबर डला है कि नहीं, ईएसआईसी नंबर, पैन नंबर, जो मेरी बेसिक सैलरी है उस ये पर्सनल डिटेल चेक करने के बाद, क्योंकि ये जो डिटेल डली हुई है आपकी, ये सारी डिटेल आपके एचआर रिकॉर्ड में भी सेम एज इट इज़ डली होगी। तो आपको ये क्रॉस चेक करने से आइडिया लग जाएगा कि मेरे एचआरएमएस में या फिर कंपनी के मास्टर में कौन सी डिटेल है। इसमें मोस्टली चीज़ें आपके डली होती है। कई कंपनीज़ क्या करती है, मैं आपको और भी फॉर्मेट्स दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास अभी 4 तरह के फॉर्मेट हैं, जिसमें आपके सारे जितने भी कंपनी में सैलरी स्लिप यूजेज़ होते हैं, वो सारों को हम कवर करेंगे। सबसे पहला ये बेसिक सैलरी स्लिप है, फर्स्ट वाला, जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या मैनपावर वेंडर कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज़ को दी जाती है और वो उसको यूज़ करते हैं अपने रेफरेंस के लिए। बेसिकली सैलरी स्लिप देने का प्रोविज़न लॉ में है। जब आप किसी भी प्रीमाइसेस में काम करते हो, वो फैक्ट्री एक्ट या सॉवरेन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कवर होती है और उस लॉ के, उस एक्ट के अंडर में कुछ रजिस्टर डिफाइंड होते हैं, जिसके थ्रू आपको सैलरी स्लिप दी जाती है। इसके बारे में डिटेल में आपको हमारी दूसरी वीडियो मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन ये सैलरी स्लिप का फॉर्मेट जो है, ये बेस डिटेल होता है। सभी
कंपनी कॉमनली यूज़ करती है, क्योंकि पूरे इंडिया में जितने भी HRMS सॉफ्टवेयर्स हैं वो कॉमन डेटाबेस मेंटेन करते हैं। सब किसी में कुछ चीज़ें ज़्यादा होती है, किसी में कुछ चीज़ें कम होती हैं। तो ये मेरी पर्सनल डिटेल हो गई। उसके साथ-साथ मेरे मंथ की समरीज़, जो कि मेरे को सैलरी का बेस डे क्या है, मेरे को जो पेमेंट मिल रही है उसका बेस क्या है। तो सबसे पहला मेरा बेस डेज़ है कि मेरा जुलाई जो है वो 31 दिनों का होता है। यहाँ पर 31 दिन डले हुए हैं। फरवरी 28 का हो तो 28 दिन डले। कुछ कंपनीज़ 31 से डिवाइड करती है और कुछ कंपनीज़ क्या करती है 26 से डिवाइड करती है, जो कि अलाउएबल है एज़ पर मिनिमम वेजेस एक्ट। पर ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में है, तो इसमें कोई डिबेट नहीं करते हैं। जन डेज़ कितने प्रेज़ेंट हुए, उसके साथ-साथ कितने वीकली ऑफ है, LWP डेज़ 1 है, सिक लीव 1 है, अर्न लीव नहीं डले हैं या डले हैं, कैजुअल लीव है, कंपल्सरी CL डले कि नहीं डले हैं, बैलेंस SL कितना है, बैलेंस EL कितना है। SL मतलब सिक लीव, बैलेंस EL मतलब अर्न लीव और कैजुअल लीव, और बैलेंस UL ये बैलेंस कितना है, ठीक है। साथ ही साथ मेरे यहाँ पर सैलरी कंपोनेंट डले होते हैं, जो कि अर्निंग सैलरी है। बेसिकली यहाँ पर कुछ फिक्स स्ट्रक्चर डले हुए हैं और उसके बाद उसकी अर्निंग डली हुई है। क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि ये प्रेजेंट डेज जो है वो 30 डेज़ का है और यहाँ पर 31 डेज़ का मंथ है। तो ये हुआ फिक्स सैलरी, जिसमें उसके तो जो फिक्स सैलरी, जैसे मान लो किसी की सैलरी 50,000 है तो 50,000 उसकी फिक्स सैलरी है। उस 50,000 के बेस पे ही आगे डिवाइड करके आगे जितने भी डेज़ होंगे उतने मल्टीप्लाई होंगे और जो भी आउटपुट आएगा वो उसके अर्न सैलरी आ जाएगी। तो फिक्स सैलरी और अर्न सैलरी दोनों में डिफरेंस होता है। वो प्रो डाटा बेसिस पे होता है और अर्न सैलरी, और फिक्स सैलरी जो आपकी कंपनी के साथ डिसाइडेड है वो सैलरी फिक्स्ड होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर बेसिक सैलरी आती है, HRA आता है, स्टैच्यूटरी बोनस आता है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव है, फ्यूल रिम्बर्समेंट, कार लीज, ड्राइवर, LTA, मील, कॉर्पोरेट अटायर, एंटरटेनमेंट, बाय आउट अमाउंट। तो कंपनी क्या करती है, बहुत सारे कंपोनेंट एक साथ सैलरी स्लिप में ऐड करके रखती है, जहाँ कई कुछ कंपनी में वो कॉमनली आपको विजिबल होंगे, या फिर जिस हेड में अमाउंट डले हैं, वैल्यू डला है, वही विजिबल होगा। दोनों में डिफरेंस यही है कि जैसे ये है, इसमें आप देखोगे कि आपको बेसिक HRA और स्पेशल विजिबल है, साथ ही साथ उसके टोटल अर्निंग एरियर प्लस आपके इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, और यहाँ पर सारी डिटेल इनकम टैक्स से रिलेटेड है कि कितना HRA वगैरह क्लेम किया है, इन्वेस्टमेंट दिखाया है, वो सारी चीज़ें। तो कुछ सैलरी स्लिप जो आती है वो विथ टैक्सेबल आती है, मतलब उसमें टैक्स की भी वर्किंग होगी, साथ ही साथ आपके डिटेल्स भी होगी। कुछ नॉन टैक्सेबल है, जैसे ये है थर्ड सैलरी स्लिप, और ये फर्स्ट वाली सैलरी स्लिप, ये विदाउट टैक्सेबल है, जिसमें टैक्स के कोई कंपोनेंट्स नहीं है और टैक्स के कैलकुलेशन भी नहीं है। इसमें आपको मिलेगा कि जो भी कंपनी में सैलरी है उसके साथ साथ उसके टैक्स कंप्यूटेशन भी है। इसमें टैक्स कंप्यूटेशन सिंपल दिखाया हुआ है और यहाँ पर टैक्स कंप्यूटेशन टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया, जिसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। कैलकुलेशन सेम है, सब कुछ सेम है, कंपोनेंट सेम होंगे, एग्जम्पशन सारे सेम होंगे और आउटपुट भी उसका सेम होगा, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो अभी हम आपके साथ मल्टीपल सैलरी स्लिप पे एक साथ बात करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आसानी से आपको समझ में भी आ सके। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने चेक कर सकते हैं अपनी कंपनी में कि आपके कौन सी सैलरी स्लिप है और उसके हिसाब से आपको क्या चीज़ देखना चाहिए। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जो आपको मेजरली एवरी मंथ चेक करनी चाहिए अपनी सैलरी स्लिप में, और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसीज हो तो आप अपने HR में, फाइनेंस में, या पेरोल के पर्सन है जो भी आपकी सैलरी से रिलेटेड है, उनको आप बता सकते हैं, ताकि वो चीज़ें आसानी से आपको एक्सप्लेन कर दें और आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए, और उनके पास नहीं जाने से पहले आप खुद भी अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सको, आपके पास इतनी एक्सपर्टीज हो जाएगी। तो हम बेसिक जो हमारी सैलरी स्लिप है पहले उससे स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे कंपोनेंट हमारे अर्निंग्स वगैरह दिए हुए हैं, साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर सैलरी दिए हुए हैं, और यहाँ पर इसके अर्न सैलरी है, ठीक है। अर्न सैलरी में जो भी 31 से डिवाइड करके ये बेसिक सैलरी को और इंटू 30 किया गया है, तो ये अमाउंट आया है। उसके साथ साथ यहाँ पर उसके PF का डिडक्शन है, ESIC है और LWF है। किसी स्टेट में PT है, कुछ कंपनीज में NPS डिडक्ट होता है, किसी कंपनी में लोन का प्रोविजन है तो लोन वगैरह डिडक्ट होते हैं। तो वो सारे डिडक्शंस के बाद हैं, जो कि टोटल डिडक्शन यहाँ आता है। अब बेसिकली हमारे को क्या करना होता है कि हम फर्स्ट में अपने पर्सनल डिटेल देखते हैं, सेकंड में अपने डेज की डिटेल देखते हैं, साथ ही साथ EL CL SL वगैरह देखते हैं।
कुछ कंपनीज क्या करती है, ELCL, SL यहाँ पर सैलरी स्लिप में नहीं विजिबल करा के आपके ESS पोर्टल पे भी विजिबल करवा देती है, और वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वो भी रिकॉर्ड अच्छा होता है देखने के लिए, आपके पास एवरी टाइम एक्सेसिबल होता है। यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी स्लिप में भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी पर्सनल डिटेल डली हुई है, साथ ही साथ पेड डेज की डिटेल डली हुई है। यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं और इसके डिडक्शंस के पार्ट है। यहाँ पर डिडक्शंस पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो जो डिपेंड करता है पेबल अलाउंसेस और डिडक्शंस कंपोनेंट किस कंपनी में क्या है, उसकी पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। तो आपको जब इंडक्शन देते हैं कंपनी में, तो आपको उस कंपोनेंट्स को एक बार बेहतर तरीके से समझना चाहिए, और समझने के बाद उसको अपनी सैलरी स्लिप से भी कंपेयर करना चाहिए, ताकि वहाँ पर के जो बेनिफिट्स हैं आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। ये टोटल डिडक्शन अमाउंट डिडक्ट हो रहे हैं, उसके साथ साथ इसको माइनस करके यहाँ पर नेट इन हैंड अमाउंट शो कर रहा है। और ये चूँकि कंप्यूटर जनरेटेड है, तो आपको इसमें कोई भी सिग्नेचर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, लोन लेने में या किसी अदर एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, कंपनी के एविडेंस देने के लिए। कहीं जॉब स्विच कर रहे तो वहाँ पर भी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी होती है, वहाँ दे सकते हैं। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ सैलरी स्लिप, जिसमें सेम कॉमन चीज़ें हैं। एक सबसे पहला है कि आपके कंपनी की डिटेल, उसका एड्रेस, किस मंथ की सैलरी स्लिप है। इसके साथ साथ हमारे पास एक चीज़ और इसमें ध्यान देना होता है कि सैलरी स्लिप के साथ साथ सैलरी का साइकिल क्या है, आपकी सैलरी साइकिल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। कि कुछ कंपनी क्या करती है, अटेंडेंस जो है वो 24 से लेकर के 25 का लेती है, कुछ कंपनी 1 से 30 का अटेंडेंस साइकिल लेती है, और कुछ कंपनी 21 से लेकर 20 तक का अटेंडेंस साइकिल लेती है, और 1 तारीख को पेमेंट डिसबर्स करती है। तो उस केस में आपको भले अटेंडेंस साइकिल, वो अटेंडेंस प्रोविज़न वो ले रही है 1 से 20 का, या 20 से 21 से 20 का, या 24 से 25 का, तो उस पर सैलरी जो पेमेंट होती है वो 1 से 30 की होती है। आपको 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन एक्स्ट्रा पेमेंट करती है। और जब भी आपके FNF वगैरह होते हैं और आप उसमें लेफ्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अटेंडेंस एडजस्टमेंट करती है। तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि ऐसा नहीं कि मैंने 19 तारीख को ज्वाइन किया था और आपका अटेंडेंस साइकिल ये है, तो मेरे को 1 दिन की सैलरी मिली, नहीं। वहाँ पर आपको उस केस में 11 दिन की सैलरी बनती है, और 11 दिन का पे भी होता है। तो वैसे कोई घबराने की बात नहीं है, आप इसे भी अपने HR में चेक कर सकते हैं। अब हमारे सैलरी स्लिप में दूसरे कंपोनेंट की बात आती है कि सबसे पहले तो इसमें कंपनी का नाम, पर्सनल डिटेल, पेड डेज, और अपने स्टैच्यूटरी डिटेल्स जैसे ESIC नंबर और EPF नंबर और UN नंबर, वो सही है या नहीं है। और साथ ही साथ वो सही है तो उसको क्रॉस चेक करना, उसमें लॉगिन करके क्रॉस चेक करना। फिर जो हमारे ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर में स्ट्रक्चर दिए गए थे, वही स्ट्रक्चर इसमें डले हैं या नहीं है, इसको भी एक बार क्रॉस चेक करना। क्योंकि अगर ये क्रॉस चेक नहीं करते हैं तो आपको उस या तो सैलरी कम आ जाएगी या ज़्यादा आ जाएगी, तो उस केस में आप रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। ज़्यादा आती है तो भी आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी। इन फ्यूचर अगर कोई ऑडिट में पकड़ते हैं या कोई बातचीत होती है तो आपको रिकवरी देनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर कम आती है तो आपका नुकसान है। उसके बाद इनकम टैक्स कंप्यूटेशन है, EPF है। कुछ कंपनी EPF सीलिंग पे काटती है कि जैसे इनकी बेसिक सैलरी 55,000 है और वहाँ पर 1800 डिडक्ट हो रहा, तो इनको 15,000 पे EPF फिक्स किया गया है। अगर यहाँ पर 55,000 पे होता तो 12 बेसिक का 12% वो एक्चुअल अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट होता। तो ये प्रोफेशनल टैक्स क्यों कट रहा है 200, आप इसमें पूछ सकते हो। अगर आप किसी अदर स्टेट में हो, जैसे अहमदाबाद है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, बेंगलोर है, किसी भी मतलब बहुत, पंजाब है, तो उन स्टेट्स में आपको डिडक्शंस होते हैं PT के। बाकी स्टेट्स में PT के डिडक्शंस नहीं होते। उसको भी आप सर्च करते, गूगल में सर्च करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किन स्टेट्स में PT और LWF एप्लीकेबल है। यहाँ पर 6 रुपीज़ एम्प्लॉई वेलफेयर फंड डिडक्ट हो रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन के साथ कि क्या इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन दिया है एम्प्लॉई ने, वो सारे टैक्स कंप्यूटेशन का पार्ट है। तो इसको मेन क्रॉस चेक करना है ये इन्वेस्टमेंट पोर्टल को, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपके कौन कौन से इन्वेस्टमेंट कंसिडर हुए हैं, और ये जो इनकम टैक्स बन रहा है 5,363 रुपये, ये सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे कि सबसे पहला है हमारा HRA, क्योंकि सैलरी में जब हम डिक्लेयर करते हैं तो HRA डिक्लेयर करते हैं, और उस HRA में यहाँ पर जैसे रेंट पेड में कुछ भी नहीं दिया गया, एक्चुअल HRA में कुछ नहीं दिया, तो टोटल HRA इनका टैक्सेबल है। उसके बाद मेरा ATC का इन्वेस्टमेंट, ATC में बाय डिफ़ॉल्ट PF आ गया, ट्यूशन फीस आ गया, साथ ही साथ LIC का अमाउंट आ गया। तो ये अभी 1.5 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं हुई है। और भी अदर डिडक्शंस हैं, जैसे यहाँ पर होम लोन का अमाउंट है,
या फिर प्रोफेशनल टैक्स जो मेरा डिडक्ट हो रहा है वो है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस है, या मैंने यू हैव ऑप्टेड टैक्स ऑप्शन विथ इन्वेस्टमेंट। अगर विथ इन्वेस्टमेंट लिखा है इसका मतलब आपने तो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट किया हुआ है, और अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट लिखा होगा इसका मतलब आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया हुआ है। तो ये भी क्रॉस चेक करने वाली बात है कि आपके जो रिजीम है सैलरी स्लिप में वो क्या डला हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी क्या आ रही है। तो अब कई कंपनी में कुछ कुछ कैलकुलेटर्स भी होते हैं, आपको कैलकुलेटर मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने डाल रखा है कि आप यहाँ से कैलकुलेटर कर भी चेक कर सकते हैं, या आपको ऑनलाइन भी कई सारे पोर्टल में अवेलेबल हो जाते हैं। उसके साथ उसके बाद हमारे सेकंड टाइप ऑफ फॉर्मेट में जिसमें इनकम टैक्स का कंपटीशन था, इसमें भी सेम चीज़ें हैं कि आप अपने जो भी अलाउंसेस पर्क्स हैं वो देख सकते हैं कि 4 महीने में कितनी सैलरी अर्न हुई है, यहाँ पर कितने का एग्जम्पन्स हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, प्रोफेशनल क्या है, इंटरेस्ट इनकम टैक्स कितना बन रहा है, तो यहाँ पर 0 बन रहा है। और हर महीने जैसे मान लो मेरे ये मैं जून की सैलरी स्लिप देख रहा हूँ, तो मेरे को इसमें मई मंथ की सैलरी स्लिप भी देखना होगा कि मेरी यहाँ पर टैक्सेबल इनकम कितनी है। ठीक है, मेरे को कुछ एडिशनल पेमेंट है, जैसे वेरिएबल पेमेंट है या कोई इंसेंटिव है, कोई बाई आउट अमाउंट है या कुछ भी एडिशनल पेमेंट है, तो उस केस में ये टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग मेरा टैक्स डिडक्ट होगा। तो मेरे को ये देखना है कि इस अमाउंट को मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, कौन कौन से टैक्स सेविंग कंपोनेंट और इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में मैं डाल सकता हूँ ताकि इजीली मैं टैक्स बचा सकूँ और मेरा इन हैंड ज़्यादा आए, नेट टैक्स अमाउंट ज़्यादा आ जाए। तो उसको भी रिव्यू करके, जैसे एचआरए का डिक्लेरेशन है, होम लोन है, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में आप एटीसी में एग्जाम्पशन ले सकते हो, एनपीएस ले सकते हो, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो आपको दोनों रिजीम में काम करता है, ओल्ड वाले में भी और न्यू वाले में, दोनों में आप उसके बेनिफिट ले सकते हो। तो ये हमारा जो भी सैलरी स्लिप को लेकर के वीडियो है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग ही पहले क्रॉस चेक कर सकते हो, उसके बाद अपने एचआर में, फाइनेंस में या फिर किसी भी पेरोल पर्सन से कनेक्ट करोगे तो आपको इजीली बता पाएगा कि ये अरियर अमाउंट क्यों आया है, कैसे आया है, ये अमाउंट लास्ट मंथ में क्या रेट था और इस मंथ कहीं चेंज तो नहीं हो गया, अप्रेजल तो नहीं हुआ, या सैलरी रिविजन ऑटोमेटिकली तो नहीं हो गई, या कम तो नहीं हो गई। इस टाइप से भी आप पूछ सकते हो। कई बार पेरोल सॉफ्टवेयर में भी एरर हो जाते हैं, तो उससे भी डेटा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मोस्टली चीज़ें चेक करके होती है, 2-3 बार चीज़ें क्रॉस वेरीफाई होती है, उसके बाद सैलरी प्रोसेस होती है, तो ये मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिर भी एज अ ह्यूमन, एज अ 1 टू 1 एम्प्लॉय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी सैलरी स्लिप को क्रॉस चेक करना, क्रॉस वेरीफाई करना, क्योंकि ज़्यादा ओल्ड चीज़ें हो जाने से फिर वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है और वो मैटर फिर दबने लगता है। इसके साथ को बेसिकली 3-4 चीज़ें चेक करनी होती है। सबसे पहला अपना पर्सनल डिटेल, अपने पेड डेज़ की डिटेल, अपनी सैलरी स्ट्रक्चर की डिटेल और डिडक्शंस की डिटेल। अगर ये 4 पॉइंट आप क्रॉस चेक कर लेते हो तो आपको कोई भी क्वेरी नहीं होगी सैलरी में। अगर क्वेरी हो भी तो आप खुद से आइडेंटिफाई करके उससे डायरेक्टली बात करके रिजॉल्व करवा सकते हो। साथ ही साथ आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान क्रॉस चेक करके दोबारा से अगर रिवाइज़ करने हैं तो आप एचआर में बात करके रिवाइज़ कर सकते हो। कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो भी आप कर सकते हो और इसको फाइनलाइज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट मंथ जब आपको सैलरी का मैसेज आएगा तो आप इजीली उसको देख सकते हो कि भाई मेरा अमाउंट एक्यूरेट है और मेरे को पता है कि कितना अमाउंट आने वाला है। जनरली हम अंदाज़ा लगा के रखते हैं कि कितना अमाउंट क्रेडिट होने वाला है, लेकिन किसी कारण से डिडक्शंस हो गए, किसी कारण से कुछ चीज़ें हो गई, तो उसके लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। और अगर चीज़ें इस तरह से हो रही है कि डिडक्शंस हो रहे हैं तो हमारे को उस डिडक्शंस का रीज़न पता करके उसको रिज़ॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। एम्प्लॉय की सैलरी एक बहुत क्रूशियल पार्ट है, इसके लिए एचआर को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उनकी क्वेरीज 100% रिजॉल्व करनी चाहिए ताकि वो पॉजिटिव वे में अच्छे से काम कर सकें और मोटिवेट होकर कंपनी को ग्रोथ पाथ में लेकर के जाएं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको इससे कुछ लर्निंग मिली है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।